हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आई हूँ आपके सामने 2025 के जर्नल हिंदी के पीवाईक्यूज, जिनको सॉल्व करते हुए हम सामान्य हिंदी के जो है नियमों को समझ रहे हैं, हिंदी व्याकरण को समझ रहे हैं, डीएसएसबी के पैटर्न को समझ रहे हैं। पहले भी मैं कई पीवाईक्यूज जो हैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहां पर भी जो है अपनी परीक्षा, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ जनरल हिंदी या सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, तो ये सभी वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है गद्यांश पर आधारित, जिसमें हमें गद्यांश को पढ़ना है, पहले बहुत अच्छे से समझना है। ऐतिहासिक दबावों और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप साहित्य जगत में नई धाराओं, प्रवृत्तियों, आंदोलनों का उदय होता है। साहित्य की गतिशीलता का यह सबसे बड़ा कारण है। किसी लेखक विशेष के कारण साहित्य में युगांतर नहीं होता। युगांतर मतलब युगों में अंतर, यानी कि बदलाव नहीं होता। युगांतर होता है ठोस भौतिक परिस्थितियों में आने वाले परिवर्तनों के आधार पर। लेखक भी अंततः अपने समय व समाज की उपज है, इसलिए उसके योगदान का विश्लेषण करते समय समग्र परिवेश, यानी कि उस समय की सभी परिस्थितियों, परिवेश मतलब आसपास का माहौल, को ध्यान में रखना आवश्यक रहता है, ठहरता है। दलित आंदोलन के संबंध में यह बात पूरी तरह लागू होती है। दलित विमर्श उस समाज व्यवस्था की देन है जिसमें जाति और वर्ण के आधार पर मनुष्य मनुष्य में अंतर किया जाता है। इस समाज व्यवस्था ने उच्च वर्ण को सभी संभव सुविधाएं व अधिकार प्रदान किए तथा निम्न वर्ण व वर्ण से इतर समुदाय को अधिकारहीन रखकर सेवा तक सीमित कर दिया। अन्याय और अत्याचार का यह सिलसिला शताब्दियों तक जारी रहा। इस अमानुषिक मानुषिकता का विरोध भी लगातार होता रहा है। यानी कि दलित साम्राज्य की बात हो रही है कि दलित संप्रदाय पर क्या क्या अत्याचार हुए, इसके बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न आधारित। उक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। शीर्षक बताना है स्त्री लेखन उद्भव और विकास, दलित लेखन उद्भव एवं विकास। तो स्त्री लेखन की तो बात नहीं हो रही है, तो दूसरा विकल्प तो बिल्कुल गलत है। दलित लेखन के बारे में हमने पढ़ा है। आदिवासी लेखन बिल्कुल बात नहीं हुई। अल्पसंख्यक लेखन, ये भी बात नहीं हुई है। तो किसके बारे में बात हुई है? दलित लेखन के बारे में बात हुई है। साहित्य में युगांतर कैसे आता है? युगों के बीच में अंतर यानी बदलाव कैसे आता है? लेखक विशेष के कारण, सरकारी आदेश के कारण? बिल्कुल नहीं। भौतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण, और जो है प्रकाशक विशेष के कारण। तो हमें इनमें से उत्तर देना है कि कौन सा है हमारा उत्तर, लेखक विशेष के कारण या भौतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण। तो यहाँ पर है कि किसी लेखक विशेष के कारण साहित्य में युगांतर नहीं होता। युगांतर होता है ठोस भौतिक परिस्थितियों में आने वाले परिवर्तनों के आधार पर। तो हमारा उत्तर क्या बन जाता है यहाँ पर कि ठोस भौतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण। ठीक है, तो कैसे परिवर्तन आता है ये हमें पता चल गया। अगला है गद्यांश में प्रयुक्त उपज शब्द का क्या अर्थ है? उपज जो है एक शब्द है जिसको हम कई अर्थों में प्रयोग करते हैं। यहाँ लेखकों की उपज की बात हो रही थी, पर उपज का मतलब कुछ भी उपजाना, या किसी भी चीज को जब हम किसी भी चीज की पैदावार करें उसी को कहते हैं उपज। तो क्या होगा यहाँ पर? पैदावार। उपज कैसी हुई, पैदावार कैसी हुई, खेतों के लिए पूछ लिया जाता है ना। उत्थान का अर्थ क्या होता है? विकास, या कोई चीज अपने जो है क्रम से ऊपर उठकर जा रही। उद्यम का अर्थ क्या होता है? उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। उपद्रव का क्या अर्थ होता है? उपद्रव का अर्थ होता है किसी मतलब शोर मचाना या मारपीट करना इत्यादि, ऐसी जो है चीजों को जो है बढ़ावा देना। अगला है लेखक अंततः किसकी उपज होता है? लेखक अंततः किसकी उपज होता है? तो लेखक अंततः किसकी होता है? समय व समाज की। धर्म की उपज हमने नहीं पढ़ा, माता पिता की उपज वास्तविक मायनों में कह सकते हैं। लेकिन लेखक कैसे बनता है? माता पिता की उपज कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति हो सकता है। लेखक तो वो बाद में समाज में अपना एक स्थान बनाकर बनता है। तो समाज व स्थितियों के अनुसार ही लेखक की पैदावार होती है। पैदा होते ही ना कोई डॉक्टर होता है, ना कोई इंजीनियर, कुछ नहीं होता है ना। विश्वविद्यालय की उपज तो ये तो हमने पढ़ा भी नहीं। अधिकतर प्रश्नों के उत्तर हमें गद्यांश में जो लिखा है उसी के आधार पर देने होते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त युगांतर का क्या अर्थ है? प्रलय। प्रलय मतलब क्या होता है? कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाना, सब कुछ समाप्त होने की स्थिति में चले जाना। अंतराल मतलब क्या होता है कि बीच में जो है कुछ गैप होना। दूसरा युग तो पता ही है आपको कि एक काल से दूसरे काल का जो नामकरण है दूसरा युग। तो युगांतर का अर्थ क्या होता है? बदलाव।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित क्रिया विशेषण शब्द का चयन करें। अब मैं जितने भी पीवाईक्यूज पहले करा चुकी हूँ, पैटर्न लगभग यही रहा कि पहले कॉम्प्रीहेंशन आ गया है। पहले वाले एग्जाम्स में क्या होता था, कॉम्प्रीहेंशन लगभग 16वें प्रश्न से शुरू होता था। एक तो ये बदलाव आया है, दूसरा जो है एक ही तरीके के प्रश्न लगभग देखे जा रहे हैं, जैसे क्रिया विशेषण, कारक, पर्यायवाची, विलोम, इन शब्दों पर जो है ज्यादा जोर दिया गया है, जो अभी 2025 के हम सामान्य हिंदी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो क्रिया विशेषण से हमें रिक्त स्थान की जो है पूर्ति करनी है। भारतीय संविधान का डैश महत्व है क्योंकि यह सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो पॉजिटिविटी की बात हो रही है, सकारात्मक विचार की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान का कम महत्व है तो नहीं हो सकता, थोड़ा महत्व है नहीं हो सकता, कोई महत्व अनिश्चयवाचक की बात नहीं हो रही है। क्या हो रही है कि भारतीय संविधान का बहुत महत्व है या बड़ा महत्व है। निम्नलिखित वाक्य में किस अंश में त्रुटि है। त्रुटि मतलब गलती। हमें यहाँ पर ऐसे प्रश्न पहले भी किए हैं कि हमें वाक्य बिल्कुल ठीक दिया होगा और हमें वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी होगी किसी वाक्य के एक अंश में, उसी ऑप्शन को चुनना है जिसमें कोई वर्तनी अशुद्धि है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में समय समय पर कई बदलाव किए गए हैं। भारतीय बिल्कुल ठीक है, भारत शब्द में ईय प्रत्यय जुड़ा गया तो बना भारतीय। ठीक है, शिक्षा शब्द बिल्कुल ठीक लिखा है, समय समय पर कई बदलाव ठीक लिखा है। जो गलत लिखा है शब्द क्या लिखा, प्रणाली नहीं होता, क्या मतलब प्रणाली, बोलते भी क्या है ना, तो प्रणाली शब्द है। तो किसमें गलती है हमारी, इसमें, क्योंकि प्रणाली शब्द की वर्तनी क्या होगी हमारी, ये। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही कारक का चयन कीजिए। कारक चिन्ह बताने हैं। कारक आप सभी को पता है, हम विभक्तियां इस्तेमाल करते हैं वाक्य में सही अर्थ बताने के लिए। यह स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब सभी नागरिक अपने कर्तव्यों डैश भी पालन करें, अपने कर्तव्यों ने पालन करें, अपने कर्तव्यों का भी पालन करें, अपने कर्तव्यों में पालन करें, अपने कर्तव्यों से पालन करें। कर्तव्यों का संबंध किससे है, नागरिकों से। क्यों, किसके कर्तव्य है, नागरिकों के। तो यहाँ पर का प्रत्यय संबंध वाला जो कारक आएगा वो आएगा। अगला है, अधर के अनेकार्थिक शब्द का चयन कीजिए। अधर वैसे हमारे होठों को भी क्या कहा जाता है, अधर का एक अर्थ है तुच्छ। ठीक है, अब जो है निर्विघ्न का क्या अर्थ होता है, जिसमें कोई विघ्न ना आए। ठीक है, जिसमें कोई रुकावट ना आए। खंडन मतलब किसी बात को काटना या टुकड़े करना। ठीक है, करघा चलाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाता है हमारे पास, तुच्छ शब्द। अगला है, हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का सही अर्थ है। पिछले पहले भी हमने की थी ये। ठीक है, तो वहां पर जो है विकल्प दिए गए थे थोड़े से अलग, लेकिन लोकोक्ति यही थी। वहां पर दिया गया था बड़ों के साथ जो है छोटों के कार्य को भी शामिल कर लेना। यहाँ पर जो सबसे सही अर्थ क्या दिख रहा है कि बड़े प्रयत्नों में छोटे छोटे प्रयत्न शामिल होना क्या कहलाता है, हाथी के पांव में सबका पांव। ठीक। अगला है, सिर से पांव तक के लिए वाक्यांश का एक सार्थक शब्द बताएं। वस्त्राभूषण, वस्त्रों को आभूषण या वस्त्र रूपी आभूषण। अगुम जो है यहाँ पर अगम होगा वैसे। चंचल का अर्थ है जो हम बहुत ही शरारती हो। तो यहाँ पर क्या है, पाद मतलब पैर, मस्तक मतलब सिर, आ से पाद यानी कि पैर से सिर तक। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा ठीक हो जाता है। अगला है, आकाश से बातें करना। मुहावरे का क्या अर्थ है, आकाश से बातें करना का अर्थ होता है कि बहुत ऊंचा होना। ठीक है, अगर बोले हवा से बातें करना तो बहुत तेज दौड़ना, लेकिन आकाश से बातें करना का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। बहुत गहराई में जाना तो बिल्कुल विपरीत है, ये हो नहीं सकता। धीरे धीरे बढ़ना नहीं, चुप रहना नहीं। तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव वो शब्द हैं जो तत्सम संस्कृत के शब्दों के कुछ बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आग, अष्ट, अमूल्य, अश्रु। अश्रु जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं हमारे अज्ञात्रा वाले, ये हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें ये भी हो। इसके बाद जो है री, ऋषि की मात्रा जिनमें हो वो भी हमारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, आधा षटकोण या षटकोण पूरा, अधिकतर, हमेशा नहीं, ये वाले शब्द भी तत्सम कहलाते हैं। जो बचा हमारा आग शब्द, वो कैसे है, अग्नि, इसका हम शब्द पढ़ते हैं तत्सम। तो इसी का तद्भव रूप क्या है, आग। तो हमारा विकल्प क्या बन जाता है, ये कि आग हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, अष्ट मतलब आठ, पर स्पेलिंग थोड़ी गलत है। अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, अश्रु मतलब आंसू। अगला है, दिया गया वाक्य क्रम में सही नहीं है, उनके सही क्रम के चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प चुनिए। असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों ने दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया, भारतीय जनता को एकजुट किया। और तो यहाँ तो और लगा है, तो ये वाक्य जो है हमें ध्यान देने हैं।
कैसे हो सकता है कि हमें क्या ध्यान देना है, पहले अर्थ बनाना है। दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों ने, तो तीन हमें आंदोलनों के नाम मिले। पहला दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों ने क्या किया, भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया। ये दोनों कहीं बीच में या आरंभ में आ सकते थे, है ना। तो क्या बनेगा, पहले हमने किया बी, तो बी वाला विकल्प ये है बी। उसके बाद हमने किया ए, तो ए यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, ये बी के बाद सी आ रहा है, ये गलत हो गया। तो बचा क्या, डी और सी। तो हमारा ये वाला विकल्प ठीक बनता है। अगला है ऐहिक का विलोम बताइए। ऐहिक मतलब इसी लोक का, ऐहिक क्या होता है, इसी लोक का। तो इसका विपरीत क्या होगा, पारलौकिक। पर इस लोक से संबंधित जब पराये लोक की बात हो तो क्या होगा, पारलौकिक या परलौकिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पारलौकिक। सांसारिक मतलब इसी संसार का। इहलौकिक मतलब फिर से ऐहिक का ही पर्यायवाची कह सकते हैं। ठीक है, इसी लोक का। पार्थिव मतलब शरीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है विशेषण जो आप जिसमें जानना रही हो। अगला है पर्वत का पर्यायवाची शब्द पहचाने। पर्वत किसका, किस किस को कहते हैं, भूधर हो गया, नग हो गया, ठीक है, अचल हो गया और गिरी हो गया। तो गिरी यहाँ पर हमें दिया गया है। ठीक है, गिरी का गौरव गा गा कर, यानी कि पर्वतों का गौरव गा गा कर नदियां बहती है, ऐसे करके काव्य पंक्ति है। तो गिरी मतलब पर्वत। मूल का अर्थ क्या होता है, मूल के दो अर्थ, एक तो जड़ है, ठीक है, मूल का अर्थ जो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है निकेतन। निकेतन का क्या अर्थ है, घर, आवास। ठीक है, निकेतन, ये आपने नेम प्लेट पे भी लिखा हुआ शब्द देखा होगा। विहेग मतलब क्या होता है, पक्षी हो गया, खेचर हो गया, विहेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है, गिरी। अगला है किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र। पत्रों के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे आवेदन पत्र हो गया, जैसे हम किसी को जो है जो लेटर लिखते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, है ना, आवेदन करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद है त्याग पत्र, मतलब पद छोड़ने के लिए आपने कई फिल्मों में भी सुना होगा, एक उपन्यास का नाम भी है त्याग पत्र। तो त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना, किसी पद को त्याग देने के लिए क्या होगा, त्याग पत्र। एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, आवेदन पत्र। विज्ञप्ति को क्या बोलते हैं, विज्ञापन, एडवर्टाइज करना। ठीक है, या सूचना देना, किसी के बारे में विशेष विज्ञप्ति करना। तिरस्कार पत्र कोई होता नहीं है। ठीक है, हम पत्र थोड़ी ना लिखते हैं किसी का तिरस्कार करने के लिए। निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। ऊपर की ओर जाने वाला, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, कई प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर दो प्रश्न हम देख चुके हैं रिपीटेड, थोड़ा ऑप्शंस में जो है अंतर था, लेकिन प्रश्न जो है रिपीट थे। ऊपर की ओर जाने वाला, उपयुक्त, ऊपर उक्त कहा गया है, यानी कि ऊपर जो उक्त हो उसके लिए उपयुक्त। ऊपरी एक विशेषण है जो ऊपर से संबंधित है। उपरोक्त भी यही है, ऊपर, उक्त, उपरोक्त। ठीक है, उधर्वगामी, उधर्वगामी क्या होता है, ऊपर की ओर जाने वाला। गामी क्या होता है, जाने वाला, हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अगला है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित क्रिया का चयन करें। वनों की अनियंत्रित कटाई, अनियंत्रित मतलब जिस पर संयम ना हो, पर्यावरण संतुलन को डैश और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है। तो वनों की अनियंत्रित कटाई पर्यावरण संतुलन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। क्या नियंत्रित करेगी, बिल्कुल नहीं। प्रभावित करती है, हाँ करती है। संवारती है, बिल्कुल नहीं। वनों की कटाई कैसे पर्यावरण संतुलन को संवारेगी, संतुलित करती है, बिल्कुल नहीं। संतुलित करना, बैलेंस करना नहीं, क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, चाहे वो अच्छे टर्म में प्रभावित करे या नेगेटिव। नेगेटिव की बात यहाँ वैसे ज्यादा हो रही है, तो प्रभावित करती है। निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। आधुनिक तकनीक ने दूरस्थ, दूरस्थ मतलब दूर के क्षेत्रों में संचार सुविधाओं को बेहतर बना दिया है। बेहतर मतलब जो है यहाँ पर हमें फिर से वही है कि किस अंश में त्रुटि के लिए वाक्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ शब्द हैं जो जिनकी वर्तनियां अशुद्ध है, उस विकल्प को हमें चुनना है। बेहतर बना दिया, कोई वर्तनीय शुद्धि नहीं है। आधुनिक तकनीक बिल्कुल सही है। संचार सुविधाएं बिल्कुल ठीक, लेकिन जो वर्तनी गलत दिखाई दे रही है वो क्या है, दूर से बना है, स्थ प्रत्यय लगाकर दूरस्थ, और यहाँ पर क्या लिखा है, दूर रस्थ। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर बन जाता है, क्योंकि इस पार्ट में जो है गलती दी गई है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।